प्यारे साथियों, आपका घुमंतू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग शोध की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु मापन के स्तर पे चर्चा करेंगे, उसे उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आते हैं वो हमसे 100% सही बने। तो आज के वीडियो का जो अधिगम उद्देश्य है वह निम्नलिखित है। विद्यार्थी मापन के स्तर का अर्थ बता सकेंगे, विद्यार्थी मापन के स्तर के प्रकारों के नाम बता सकेंगे, विद्यार्थी मापन के स्तर के प्रकारों को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी मापन के स्तर के प्रकारों में सुधारण विभेद कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मापन के स्तर को शुरू करने से पहले हम कुछ मुख्य शब्दों पर प्रकाश डालते हैं और समझते हैं। ये मुख्य जो बिंदु होंगे वह 3 हैं। चर यानी वेरिएबल, स्तर जिसे स्केल या लेवल कहते हैं, और मापन जिसे अंग्रेजी में मेजरमेंट कहते हैं। चर क्या है? चर एक व्यक्ति, स्थान, चीज़ या घटना को संदर्भित करता है जिसे आप किसी तरह से मापने की कोशिश करते हैं। मापने की कोशिश किस राशि की जाती है, किस वस्तु की जाती है? जब हमें यह आशंका होती है कि उसके पूर्व स्थिति में कोई परिवर्तन हो सकता है, तभी हम किसी चीज़ को मापते हैं। इसको इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिखा गया है। ए वेरिएबल रेफर्स टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग और फेनोमेना दैट वी ट्राई टू मेजर इन सम वे। एक दूसरी परिभाषा से जानने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा जो बदलता है या जिसे बदला जा सकता है उसे चर कहते हैं। वेरिएबल इज समथिंग दैट चेंजेस और दैट कैन बी चेंज्ड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल 2 प्रकार के होते हैं, जिसे पहला हम लोग पढ़ते हैं गुणात्मक चर, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ये मापी जाने वाली राशि के गुण को व्यक्त करता है। इंग्लिश में इसे समझने का प्रयास करेंगे। These express the quality of the quantity to be measured। जैसे कि लिंग का, धर्म का, कक्षा का, ये सारे गुण हैं। जैसे कक्षा का गुण क्या है? कक्षा का गुण हो सकता है कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, या फिर प्राइमरी या एलिमेंट्री, अपर एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। उसी तरह धर्म हो सकते हैं गुण के आधार पे। अलग अलग धर्म हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो सकते हैं। फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे हम लोग लिंग यानी सेक्स को मेल और फीमेल में समझ सकते हैं। दूसरा वेरिएबल का प्रकार क्या है? मात्रात्मक चर यानी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ये मापी जाने वाली राशि के गुण की मात्रा को व्यक्त करता है, यानी जो गुण हम माप रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है। जैसे भार को मापा जा सकता है 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो। लंबाई एक गुण है और उसे मापा जा सकता है 100 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर। प्राप्तांक मापा जा सकता है। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग प्राप्तांक हो सकते हैं, या एक ही व्यक्ति के अलग अलग टेस्ट में अलग अलग प्राप्तांक हो सकते हैं, जैसे 10, 20, 30 टेस्ट के पूर्णांक में। आईक्यू भी हर एक व्यक्ति का आईक्यू एक गुण है। हर एक व्यक्ति का आईक्यू होता है, लेकिन वो अलग अलग हो सकता है, इसीलिए हम लोग उसको माप सकते हैं। दीज एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। यानी कि 2 गुणात्मक चर जिसमें हम किसी राशि के गुण के बारे में बात करते हैं, और मात्रात्मक चर में क्या करते हैं कि हम उस राशि के गुण की मात्रा को जानने की कोशिश करते हैं। सतत चर क्या होता है? सतत चर माप के निम्नतम और उच्चतम बिंदुओं के बीच असीमित संख्या में मान ले सकते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कैन टेक ऑन एन अनलिमिटेड नंबर्स of values between the lowest
एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, जैसे लंबाई, तापमान, उम्र इत्यादि। यह दो पूर्णांकों के मध्य कोई भी दशमलव मान हो सकता है। जैसे लंबाई क्या हो सकती है, 165 हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, वो 164.999 हो सकता है, 165.111 हो सकता है। तापमान हम लोग एग्जैक्ट जो 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, वो 1 डिग्री सेल्सियस के बजाय 1.001 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। उसी तरह अगर हम लोग जब 6 साल बोलते हैं कि हमारी उम्र 6 साल है या 60 साल है या 45 साल है, तो उसके साथ दिन भी होते हैं, उसके साथ सेकंड भी होते हैं। तो यह चर जो होते हैं वो कंटिन्यूअस चर होते हैं, यानी कि दो पूर्णांक, यानी कि 1 और 2 के पूर्णांक हुए और उसके बीच के बहुत सारे दशमलव, अनंत दशमलव अंक हो सकते हैं। वैसे जो चर होते हैं वह कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाते हैं, सतत चर कहलाते हैं। असतत चर यानी डिस्क्रीट वेरिएबल, चर जो केवल एक सीमित संख्या में मान प्रदर्शित करते हैं वह असतत चर कहलाते हैं। वेरिएबल्स दैट कैन ओनली टेक ऑन ए फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ आर कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। जैसे विद्यार्थियों की संख्या, उसे हम 4.5 विद्यार्थी, 5.5 विद्यार्थी नहीं कह सकते हैं, उसे 4 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। किसी नियुक्ति में आवेदकों की संख्या क्या हो सकती है, 450 लोग बोल सकते हैं, 500 लोग आवेदन किए होंगे ऐसा बोल सकते हैं। 500.5 लोग आवेदन किए ऐसा नहीं कह सकते हैं। मकान में कमरों की संख्या 4.5 कमरे नहीं बोल सकते हम लोग, 4 कमरे, 5 कमरे, 3 कमरे, 2 कमरे ऐसे बोलते हैं। तो असतत चर जो होते हैं यानी डिस्क्रीट वेरिएबल जो होते हैं वह हमेशा पूर्णांक में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्केल दूसरा वर्ड हम लोग को जानना पड़ेगा। किसी उपकरण या उपकरण के टुकड़े पर चिन्हों की एक श्रृंखला जिसका उपयोग आप किसी चीज़ को मापने के लिए करते हैं। जैसे कि आप स्केल यूज़ करते हैं जिसको, ठीक है, उसमें आप देखते हैं सेंटीमीटर के साइड में एकदम इक्वल इंटरवल पे लाइनिंग खींची रहती है, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। उसी प्रकार इंच वाले की तरफ भी क्या होता है, 1 इंच, 2 इंच ऐसे लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे खींचे रहते हैं। वह क्यों रहता है, वो उससे हम क्या मापते हैं, उससे हम लंबाई मापते हैं। तो वो क्या है कि निश्चित पैमाने पर एक चिन्हों की श्रृंखला होती है जिसके माध्यम से हम, अगर कोई 1.5 मीटर का कोई लकड़ी का टुकड़ा होगा तो वो 1.5 मीटर माप पाएंगे उसको। अगर वो 0.5 मीटर लकड़ी का टुकड़ा होगा तो उसी स्केल से, 1 मीटर के स्केल से हम लोग उसको 0.5 से ही काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक पैमाना ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा व्यक्तियों को विशिष्ट विशेषता पर प्रतिष्ठित किया जाता है कि वे चर पर एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं। यानी कि स्केलिंग और क्या हो सकती है कि जैसे कि IQ के स्केल पे मैं अगर 100 हूँ, आप अगर 110 हैं, कोई 120 है, कोई 130 है, लेकिन उसका स्केलिंग क्या है, IQ के स्केलिंग पे ही हम लोग उसके IQ को माप रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लाइन दोहरा देंगे, क्या है, स्केल इज़ ए मैकेनिज्म बाय विच इंडिविजुअल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन ए स्पेसिफिक कैरेक्टर। यानी कि हम लोग जब भी स्केल किसी बात करते हैं तो वो स्केल किसका होगा, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड होगा। एज टू हाउ दे डिफर फ्रॉम वन अनदर ऑन द वेरिएबल। स्केल हमेशा किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर पर होगा, तभी हम उस स्केल की मदद से एक समूह में विभिन्न जो व्यक्ति होंगे उनके बीच में अंतर दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जांच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मापन। मापन को किसी चीज़ को मापने या आकार देने की क्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। मेजरमेंट इज़ डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मेजरिंग और द साइज ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ को मापने की क्रिया को मापन कहते हैं। मापन एक शोध प्रयास के हिस्से के रूप में एकत्र किए गए अवलोकनों को देखने और रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है। मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस दैट आर कलेक्टेड एज पार्ट ऑफ ए रिसर्च एफर्ट। मापन वैचारिक गुणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्लेषण की इकाइयों को संख्या या लेबल निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया है। मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स और लेबल्स to units of analysis in order to represent conceptual property। यानी कि अगर बिनेट के IQ स्केल पे IQ टेस्ट को जब हम लोग अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के स्किल्स का मापा जाता है, एप्टीट्यूड मापा जाता है।
तो वो कुल मिलाकर के जब हम उसकी स्केलिंग करते हैं और उस स्केलिंग के बाद हम लोग सामूहिक स्तर पे एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क निकल के आता है, यानी कि एक फलाना व्यक्ति इतने IQ का है। ठीक है, यही प्रक्रिया जो है वो मापन है। मापन स्तर एक वर्गीकरण है जो चरों के निर्दिष्ट सूचनाओं की प्रकृति का वर्णन करता है, जिसे हम लोग ने अभी समझा कि क्या है कि अगर IQ पर्सनालिटी है, एप्टीट्यूड है, क्रिएटिविटी है, यह क्या है, एक चर है। ठीक है, तो इसके जो भी स्केल होंगे, स्केल में अलग अलग कंपोनेंट्स के माध्यम से हम लोग क्रिएटिविटी के अलग अलग डायमेंशन को मापते हैं और उस पूरे स्केल के जो स्कोरिंग होता है उसको मेज़र करने के बाद हम लोग उस चरों की निर्दिष्ट सूचनाओं की प्रकृति का वर्णन कर पाते हैं। आगे हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्केल ऑफ मेज़रमेंट, जिसको लेवल ऑफ मेज़रमेंट भी कहीं कहीं मिलता है। इसको सबसे पहले स्टैनली स्मिथ स्टीवंस ने, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, तो उन्होंने यह 4 स्तरों के माप के पैमाने को वर्गीकृत किया था, जैसे नामित, क्रमिक, अंतराल और अनुपात। यह कहाँ पे उन्होंने पब्लिश कराया था, यह इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्टीवंस ने 1946 के विज्ञान लेख ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में अपनी टाइपोलॉजी का प्रस्ताव रखा। इस लेख में स्टीवंस ने दावा किया कि विज्ञान में सभी माप 4 अलग अलग प्रकार के पैमानों का उपयोग करके आयोजित किए गए थे, जिन्हें उन्होंने नामित, क्रमिक, अंतराल और अनुपात कहा था, जिनमें केवल नामित मापन स्तर जो है वो गुणात्मक रूप में है और जबकि क्रमिक, अंतराल और अनुपात जो है मात्रात्मक और एकीकृत करते हैं। So taking into account this definition of measurement level, let's try to understand the different types of measurement levels. मापन स्तर एक वर्गीकरण है जो चरों के निर्दिष्ट सूचनाओं की प्रकृति का वर्णन करता है। Level of measurement, a scale of measure, is a classification that describe the nature of information within the numbers assigned to variable. सबसे पहले जो स्केल ऑफ मेज़रमेंट का जो सबसे पहला प्रकार है, जो सबसे फर्स्ट स्केल ऑफ मेज़रमेंट है, वह है नामित मापन स्तर। एक नामित मापन स्तर वह मापन स्तर है जिसमें संख्याएं किसी वस्तु को पहचानने या वर्गीकृत करने के लिए केवल टैग या लेवल के रूप में काम करती हैं। A nominal scale is a measurement scale in which numbers serve as tags or labels only to identify or classify an object. नामित माप का निम्नतम स्तर है। नामित मापने का उद्देश्य वस्तुओं का नाम देना है। नामित माप में संख्याओं का उपयोग व्यक्तियों, वस्तुओं, समूहों आदि को नाम देने, पहचानने या वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को सौंपी गई संख्या बिना किसी संख्या के अर्थ के संख्यात्मक होती है। उन्हें आदेश या जोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि अगर आप लोग में से किसी ने, अगर जो सुन रहे हैं उन्होंने रिसर्च किया होगा, तो रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं कि मेल को हम लोग 0, फीमेल को 1 या मेल को 1 और फीमेल को 0 से डिनोट करते हैं, जबकि उस 0 और 1 का कोई मतलब नहीं होता है। वह इंडिकेट यही करता है कि जो आपने फिक्स किया होगा कि 0 फॉर मेल, तो यानी कि जितने नंबर ऑफ़ 0 आपने काउंट किया है इसका मतलब है उतने नंबर मेल हैं, और जितने नंबर ऑफ़ 1 आपने काउंट किया है उतने नंबर आपकी फीमेल है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें, लिंग यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक है ये बायोलॉजिकल होमोसेपियंस का। तो होमोसेपियंस 3 प्रकार के हो सकते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पे, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। उसी तरह धर्म एक गुण है और उस गुण के आधार पे हम विभिन्न समूहों की पहचान करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं।
कक्षा में विद्यार्थियों का रोल नंबर, यह यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कक्षा में जो विद्यार्थियों का रोल नंबर हम लोग देखते हैं, अगर वह किसी उनके एकेडमिक अचीवमेंट के आधार पे न बनाया हो गया हो, जैसे कि अगर कोई टॉपर है तो उसको 1 पे रखा गया हो, 2 पे रखा गया हो, ऐसा नहीं। अगर जैसे एडमिशन होता है और उस लड़के को एक रोल नंबर मिल गया, उस लड़की को 2 रोल नंबर मिल गया, तो वो रोल नंबर उस बच्चे की उस कक्षा में पहचान हो जाती है। जैसे कि मोबाइल नंबर भी क्या है, यानी कि अगर आपका मोबाइल नंबर है तो आपके पास एक ही है, वो दूसरे के पास नहीं हो सकता। मेरा मोबाइल नंबर मेरे पास है, वो भी मेरे पास होगा। उस मोबाइल नंबर से हम लोगों की क्या है, पहचान है। तो कक्षा का जो में विद्यार्थियों का रोल नंबर होता है वह क्या होता है, नॉमिनल स्केल पे ही होता है। उसी तरह अगर हम लोग नागरिक की बात करते हैं, तो नागरिक चाहे जिस देश का हो, वह यह बताता है कि वह अपने यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग है, और राजनीतिक व्यवस्था का अंग है, सबसे पहली इकाई है नागरिक है। तो चाहे वो किसी देश का हो, वह नागरिक ही कहलाएगा। जिस प्रकार से भारतीय, म्यांमार, पाकिस्तानी, नेपाली, भूटानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी, चाइनीज़, मालदीव्स, ये सभी क्या है, एक समूह की जो एक खास प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था के अंदर में रहते हैं, वह नागरिक हैं, और उनकी पहचान उनके देश के राजनीतिक व्यवस्था से है। वह भी इसलिए क्या होगी, नॉमिनल स्केल का उदाहरण होगा। जैसे कक्षाओं के नाम, जैसे कक्षा 6 है, कक्षा 6 में जो हम बाइफर्केशन करते हैं, जैसे 6A, 6B, 6C, तो हम लोग उस कक्षा 6 को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 6 का A और 6 का B और 6 का C जो है वह क्या है, गुण के आधार पे, यानी मुख्य गुण उसका क्या होगा, कक्षा 6, मुख्य गुण के आधार पे उसकी पहचान हम लोग कर रहे हैं। तो कक्षाओं के नाम जो भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, नॉमिनल स्केल पे ही होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग स्केल ऑफ मेज़रमेंट पे बात करते हैं। क्रमिक मापन स्तर। क्रमिक मापन का उपयोग केवल चर के क्रम को चित्रित करने के लिए किया जाता है, न कि प्रत्येक चर के बीच के अंतर को बताने के लिए। यानी कि अगर हम किसी चर को माप रहे हों, तो मापने के आधार पे जो आंकिक प्रदर्शन हमारे पास होता है, यानी कि हम लोग जो उसके गुण का निर्धारण अंक के आधार पे कर पाते हैं, नंबर्स के आधार पे कर पाते हैं, तो उस आधार पे जब हम उस गुण में विभिन्न समूहों को वर्गीकृत करते हैं, तो वह ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट के माध्यम से करते हैं। जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑर्डिनल स्केल इज़ डिफाइंड एज अ वेरिएबल मेजरमेंट स्केल यूज्ड टू सिंपली डिपिक्ट द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स एंड नॉट द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द वेरिएबल। यानी कि इस सेंटेंस से ये भी पता चलता है कि जब हम मेज़रमेंट के माध्यम से किसी खास चर के गुणों के आधार पर उसे हम लोग वर्गीकृत करते हैं, तो वह केवल उनकी एक खास चर पे अलग अलग समूहों के पहचान के क्रम के रूप में बनाने के लिए करते हैं, ना कि जब समूह बना रहे होते हैं उन समूह के द्वारा अर्जित जो अंक है उनमें कोई संबंध या उनके अंदर में कोई अंतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह माप का दूसरा स्तर है। क्रमिक माप में संख्याएं वस्तुओं या व्यक्तियों के रैंक क्रम को दर्शाती हैं। यहाँ संख्याओं को उच्चतम से निम्नतम आदि तक व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि यहाँ संख्याओं को उच्चतम से निम्नतम आदि तक व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में रोल नंबर वाले पोर्शन में बात की थी कि अगर क्रमांक केवल उस बच्चे की पहचान है, यानी कि जब एडमिशन के वक्त में जैसे जैसे बच्चे आए हैं उनको वो रोल नंबर मिलता गया हो, तो वो रोल नंबर उनकी पहचान है, वो बदल सकते हैं। उस कक्षा में वो हमेशा जैसे ही एडमिशन लिया है तो उसको रोल नंबर जो मिला है तो उसकी पहचान हो गई। लेकिन अगर हम उस क्रमांक को इस प्रकार से बनाएं कि 6 महीने पे जब सभी बच्चों की परीक्षा हो जाए और उस परीक्षा में जो सबसे टॉपर बच्चा हो, उसके बाद जो उससे नीचे वाला टॉपर बच्चा हो, उसके बाद उसके नीचे वाला टॉपर बच्चा हो, उस आधार पे अगर हम लोग रोल नंबर
अलॉट करते हैं तो वह क्या है, उच्चतम से निम्नतम तक व्यवस्था बना रहे होते हैं और यह ऑर्डिनल स्केल में होता है। क्रमिक माप का दोष यह है कि क्रम सूचक माप निरपेक्ष मात्रा में नहीं होते हैं और न ही वे यह बताते हैं कि विभिन्न रैंक मानों के बीच में दूरी समान है या नहीं है। बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए कि हम लोग छमाही के प्राप्तांकों के आधार पर जब हम लोग रोल नंबर के आधार से या उनका क्रम बनाते हैं बच्चों का, तो हो सकता है कि जो टॉपर बच्चा हो वो 100% मार्क्स लाया हो और दूसरा जो बच्चा लाया हो वो सीधे के सीधे 85% लाया हो, यानी कि 15% का गैप है। उसके बाद 85 के बाद हो सकता है 84, 83 ऐसे चलता चला जाए। उसके बाद हो सकता है 75 के बाद सीधे 60% वाला बच्चा आए। तो यह क्रम बनाने का तरीका सही है, लेकिन वह जब हम लोग उस क्रम के बीच के अंतर को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वह उनके बीच के दूरी का मानक स्तर नहीं बना पाता है। उदाहरण, किसी खास खेल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करना। जैसे कि आप लोग जेवलिन थ्रो के से बहुत खुश होंगे, हम भी बहुत खुश थे, पूरे भारत में खुशी का माहौल था कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हम लोग को जिताया था। तो यह क्या है, खेल में जेवलिन फेंकना एक प्रकार का विशेष खेल है। उस विशेष खेल के अपने नियम हैं। उस नियम के आधार पे जो प्रदर्शन हुए, उस प्रदर्शन के आधार पे जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया उसको सबसे पहला रैंक, उस नियम के आधार पे जो सबसे दूसरे स्थान पे प्रदर्शन किया उसको दूसरा रैंक, और उस प्रदर्शन में जो तीसरे स्थान पे रहा उसको तीसरा रैंक के दिया। लेकिन फिर हम लोग कहेंगे कि जो ये रैंक है उनके बीच का पैमाना जब हम लोग ढूंढने जाएंगे तो वह निश्चित क्रम में नहीं मिलेगा। केवल हम लोग उस चर पे आधारित प्रदर्शन के आधार पे हम लोग क्रम बना सकते हैं। जैसे कि नीरज, अपने सामने अंक देख रहे हैं कि नीरज चोपड़ा ने 87.58 अंक फेंका, और जबकि दूसरे स्थान पे जो जे वार्ड लेचज हैं वह 86.67 मीटर उन्होंने फेंका, और तीसरे स्थान पे जो वी वेस्ली हैं उन्होंने 85.44 मीटर फेंका। नीरज चोपड़ा और जे वार्ड लेजच के बीच में जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वह लगभग 1 का है, और उसी प्रकार आप जब जे वार्डलेज और वी वेस्ली के बीच का अंतर देखें तो लगभग 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है। यानी कि एक निश्चित अंतराल हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन प्रदर्शन के आधार पे हम लोगों ने इन तीनों को 1, 2 और 3 रैंक पे स्थान दिया। किसी कक्षा के अंतिम परिणाम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करना, इसके आधार पर भी हम लोग पहचान कर सकते हैं कि जैसे क्लास का हम लोग अपने घर में हमेशा बात करते हैं कि मेरा बच्चा क्लास में टॉप किया तो सेकंड टॉपर कौन था, तो थर्ड टॉपर कौन था, इस बात की चर्चा चलती है वो क्लास में प्रदर्शन के आधार पे। लेकिन फिर वही वाली बात है कि प्रदर्शन के आधार पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यह नहीं बताता है कि पहले और सेकंड और थर्ड के बीच का जो पोजीशन रहा उनके बीच अंकों का अंतर ध्यान में रखा गया कि नहीं, या वास्तविक जो अंतर हैं वो एक तरीके के हैं या नहीं। सामाजिक आर्थिक स्थिति की जब हम लोग बात करते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में जो हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि रिच क्लास है, एलाइट क्लास है, मध्यम वर्ग है और गरीब है। हम लोग बाद में ये भी करते हैं कि मध्यम वर्ग को भी अगर पहचानते हैं तो उसको भी 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर मिडिल। यह क्या है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति को आधार मान करके जब हम समूह का वर्गीकरण करते हैं तो हम लोग आसानी से धनी, मध्यम वर्ग और गरीब की पहचान कर पाते हैं। नेक्स्ट उदाहरण क्या है कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो भारत सरकार करा रही है आजकल पिछले कई सालों से, तो स्वच्छता सर्वेक्षण के कुछ नियम बनाए गए हैं कि हर एक शहर अगर उन नियमों पर कितना खड़ा उतरा तो जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया होगा स्वच्छता में उसको नंबर 1 मिलता है, उसके बाद 2 मिलता है। यह किस पे आधारित होता है, स्वच्छता से रिलेटेड जो नियम बनाए गए हैं उस पे आधारित प्रदर्शन के आधार पे। जैसे कि अभी लगातार इंदौर इस साल भी दोबारा मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वह टॉप रैंक में शहर रहा है। तो क्या है, तो इसका मतलब है जो सेकंड रैंक पे जो शहर रहा है हो सकता है कि उससे थोड़ा सा ही कम प्रदर्शन किया,
या हो सकता है जो सेकंड रैंक पे जो शहर रहा है वह स्वच्छता में इंदौर से काफ़ी पीछे रहा, लेकिन क्योंकि सभी शहरों का जो प्रदर्शन है वह स्वच्छता सर्वेक्षण के बनाए गए नियमों के को देख कर के निर्धारित किए जाते हैं, तो उस आधार पे जो जैसा प्रदर्शन किया होगा तो उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक देना ही पड़ेगा, जबकि प्रदर्शन सबके अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। थर्ड आता है अंतराल मापन स्तर, जिसको इंटरवल और इक्वल इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं। माप का अंतराल पैमाना एक प्रकार का माप पैमाना है जिसके स्केल इकाइयों के बीच समान अंतराल की विशेषता होती है। जैसे कि इसे इंग्लिश में पढ़ के समझ लें हम लोग। द इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट इज द थर्ड टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वल इंटरवल्स ऑफ बिटवीन स्केल यूनिट्स। यानी कि जिस भी स्केल यूनिट की बात हो रही होगी, जिसका भी मेज़रमेंट हम लोग जिस वेरिएबल का किसी खास स्केल पे कर रहे होंगे, तो उस स्केल में जो पैमाने होंगे उनके बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी समूह के आने की संभावना जो होगी वह इक्वल इंटरवल का पैमाना होगा। एक अंतराल पैमाने को एक मात्रात्मक माप पैमाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां चर का एक क्रम होता है, दो चर के बीच का अंतर बराबर होता है और शून्य की उपस्थिति मनमानी होती है। इसको हिंदी से हम इंग्लिश में समझाने की कोशिश करते हैं। शून्य की उपस्थिति मनमानी होती है मतलब क्या है कि किसी खास प्रकार के चर में अगर आपको शून्य दिखाई दे रहा है लेकिन वह वास्तव में शून्य नहीं है, उस शून्य का होना मीनिंगलेस है, यानी कि वह शून्य क्या है, अनरियल है। आगे हम लोग उदाहरण में उस चीज़ को समझेंगे। इसका उपयोग उन चरों को मापने के लिए किया जा सकता है जो समान अंतराल में एक सामान्य पैमाने पर मौजूद होते हैं। अंतराल माप की मुख्य विशेषता यह है कि पैमाने पर संख्यात्मक रूप से समान दूरी मापी जा रही वस्तुओं के गुणों में समान दूरी दर्शाती है, यानी माप की इकाई स्थिर और बराबर रहती है। जैसे उदाहरण में हम लोग बात करते हैं, अगर किसी विषय के 100 अंकों की जांच परीक्षा में किसी विद्यार्थी के 90 अंक आते हैं और दूसरे के 45, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि उस जांच परीक्षा के आधार पर यह कहा जा सके कि पहला विद्यार्थी का ज्ञान उस विषय में दूसरे विद्यार्थी के ज्ञान से दुगना है। क्यों? अब यहाँ पे अगर 100 अंक की जांच परीक्षा होगी तो आप यह कह सकते हैं कि किसी विद्यार्थी का 0 भी आ सकता है, माने 0 अंक आने की संभावना तो होगी, यानी कि वो सारे प्रश्न हो सकता है गलत कर दे। और यहाँ पे जो प्रश्न है उसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी विद्यार्थी का 90 अंक है और दूसरे का 45 है, तो हम उस परीक्षा के आधार पे हम लोग ये बता सकते हैं कि उस 90 अंक वाला विद्यार्थी जो है वो 45 अंक वाले विद्यार्थी से दुगुना ज्ञान रखता है, जो कि क्या है, गलत है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि अकादमिक उपलब्धि पर 0 अंक सही नहीं है बल्कि मनमाना है। यानी कि अगर उस टेस्ट में किसी का 0 आने की संभावना है, मान लीजिए कि कोई भी टेस्ट है, अगर उसमें किसी विद्यार्थी का 0 आता है तो यह किसी भी तरीके से साबित नहीं किया सकता है कि उस विषय में, उस पूरे विषय में, यानी कि जो टेस्ट लिया गया उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा प्रश्न रहता तो वो उसको बना ही नहीं पाता। ठीक है, फिर से मैं दोहरा दूँ कि शून्य, किसी टेस्ट में शून्य आना यह निर्धारित नहीं करता है कि उस विद्यार्थी के द्वारा उस विषय में बिल्कुल जानकारी है ही नहीं, यानी वो जो वहाँ पे 0 उसने स्कोर किया वो क्या है, अनरियल है, यानी मीनिंगलेस है। All this happens because the 0 point on academic achievement test is not true rather than arbitrary। अब जैसे तापमान की बात करते हैं, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस जैसे कोई स्थिर, आर्बिट्ररी और मीनिंगफुल तापमान की कल्पना की ही नहीं जा सकती। जैसे कि तापमान को अलग अलग इकाइयों में हम लोग प्लस और माइनस दोनों में समझते हैं।
इसका मान प्लस से माइनस कुछ भी हो सकता है। यहाँ प्लस और माइनस का मान अर्थ जो है तापमान मापन की विभिन्न इकाइयों के बीच संबंध से व्याख्यात होता है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान कहने का कोई तात्पर्य है नहीं, क्योंकि वह वैरी कर सकता है। यानी जो हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस मेज़र किए वो हो सकता है 0 पॉइंट समथिंग हो, ठीक है, और वो फिर निगेटिव में होने की भी संभावना उसकी रहती है। जब हम विभिन्न विद्यार्थियों को समूह पे IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट मापन में और किसी विद्यार्थी का स्कोर 0 आ जाए, मान लीजिए कि जो बीनेट के टेस्ट में ही अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी, हम ही लोग में से कोई या मैं ही या आप ही कोई भी अगर 0 स्कोर कर देता है, तो इसका कतई अर्थ नहीं है कि उस विद्यार्थी में कुछ भी बौद्धिक क्षमता नहीं है। संभावना हो सकती है, हो सकता है कि उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है उससे कोई प्रॉब्लम सही में ही नहीं बनता हो, ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि उस विद्यार्थी में बौद्धिक क्षमता है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हम मान भी लें तो हमें यह मानना होगा कि वह विद्यार्थी ब्रेन डेड होगा, ठीक है, क्योंकि IQ क्या है, कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी जीवित व्यक्ति का कॉग्निटिव एबिलिटी क्या हो, 0 हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पे जो IQ टेस्ट में 0 आया या आने की संभावना है वह क्या है, अनरियल है, मीनिंगलेस है। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है, ये भी वही है कि प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी कुछ भी अंक प्राप्त कर सकता है, कंप्लीट 100 में अगर 100 भी प्राप्त कर सकता है, और यह भी संभावना बनी रहती है कि वह 0 भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह 0 यह कतई नहीं निर्धारित कर पाता है कि उस पूरे जिस पे परीक्षा ली जा रही है, जिस विषय से संबंधित, उस विषय में उस विद्यार्थी को बिल्कुल कुछ भी ज्ञान हो ही नहीं। वह कंडीशनल उस समय जो प्रश्न आए वह उसको नहीं बना पाया, जिसके कारण उसका मार्क्स क्या आया, 0 आया। अब आखिरी में आते हैं अनुपातिक मापन स्तर, जिसको इंग्लिश में रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। यह माप का उच्चतम स्तर है। अनुपात पैमाना एक मात्रात्मक पैमाना है जहां पड़ोसी बिंदुओं के बीच एक वास्तविक शून्य और समय अंतराल होता है। अंतराल पैमाने के विपरीत अनुपात पैमाने पर शून्य का मतलब है कि आपके द्वारा मापे जा रहे चर की कुल अनुपस्थिति है। यानी कि जो इंटरवल स्केल में जो शून्य था वो क्या था, अनरियल था, ठीक है, मीनिंगलेस था, आर्बिट्ररी था, यानी कि उसका होना यह कतई नहीं था कि वह एक्चुअली में है। लेकिन अनुपातिक स्तर में क्या है कि परम शून्य की बात होती है, यानी कि एब्सोल्यूट 0 की बात हो रही है। यानी कि इस मापन स्तर पे जब मापन होगा तो उसमें जो 0 आएगा वो रियल में, या उसकी संभावना होगी वो क्या होगी, वो रियल 0 होगा, वो एब्सोल्यूट 0 होगा, वह ट्रू 0 होगा। It is the highest level of measurement. A ratio scale is a quantitative scale where there is a true or an absolute 0 and equal intervals between neighboring points. Unlike on an interval scale, a 0 on a ratio scale means there is a total absence of the variable you are measuring. इंटरवल स्केल में क्या था कि किसी परीक्षा में 0 आ जाना यह कतई निर्धारित नहीं करता है क्या कि उस विद्यार्थी का उस विषय पे बिल्कुल 0 उसकी जानकारी हो। लेकिन जब अनुपातिक मापन स्तर में हम किसी वेरिएबल को मापते हैं तो इस अनुपातिक स्तर मापन स्तर में आने वाले वेरिएबल में जो 0 आने की संभावना होगी वह बिल्कुल 0 आने के बाद यह कहा जा सकता है कि जो देयर इज टोटल एब्सेंस ऑफ द वेरिएबल यू आर मेजरिंग, यानी कि अगर 0 किसी वेरिएबल पे आया, आपने स्कोर किया, तो इसका मतलब है कि वह वेरिएबल आपके अंदर में 0 है तो है। जैसे हम परिवार में बच्चों की संख्या जब नापते हैं, ठीक है, परिवार में बच्चों की संख्या नापते हैं तो विभिन्न परिवारों में जो बच्चों की संख्या नापी जाती है तो वह क्या है, संख्या गिनी जाती है। तो किसी परिवार में 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, और किसी परिवार में बच्चे हों ही ना, यानी कि वहाँ पे 0 जो होगा वो रियल होगा, एब्सोल्यूट होगा। यानी परिवार में बच्चों की संख्या 0 हो सकती है और उससे ज़्यादा हो सकती है। दूसरा, अगर किसी वस्तु की ऊंचाई मापी जाए तो ऊंचाई की माप किसी भी इकाई में 0 हो सकती है,
ठीक है। यानी कि अगर किसी वेरिएबल की जिसे आप मापना चाह रहे हैं हाइट है, तो हाइट में 0 हो सकता है, उसमें माइनस की संभावना नहीं है। उसमें 0 हाइट का मतलब क्या है कि वो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो 0 हाइट का कॉन्सेप्ट सही है। अगर किसी वस्तु का भार मापा जाए तो उसी प्रकार से किसी भी वस्तु का भार क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, 5 किलो, 6 किलो, 4 किलो, 3 किलो, और किसी वस्तु का भार 0 भी हो सकता है, यानी कि वह वस्तु क्या है, वेटलेस है, यानी कि उस वस्तु में भार है ही नहीं, यानी कि वो एक्चुअली में वस्तु है ही नहीं, यानी भार का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति का भार 80 है तो उसका भार दूसरे व्यक्ति के जिसका भार 40 से दुगुना माना जाएगा, क्योंकि भार मापन में वास्तविक शून्य होता है। यानी कि हम वास्तविक शून्य के होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि 40 किलो वाला जो व्यक्ति है वो 80 किलो व्यक्ति का आधा वज़न है, या 80 किलो वाला व्यक्ति जो है 40 किलो वाले से दोगुना वज़न रखता है। उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो उसे 90 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले व्यक्ति से दुगुना कहा जाएगा, क्योंकि ऊंचाई मापन में वास्तविक शून्य होता है। अगर किसी परिवार में 8 बच्चे हैं तो संख्या की दृष्टि से उसे 4 बच्चे वाले परिवार से दुगुना माना जाएगा, क्योंकि किसी परिवार में बच्चों की वास्तविक संख्या शून्य हो सकती है। यह शून्य ही हमें निर्धारित करने में मदद कर रहा है कि किसी राशि को हम लोग किसी अनुपात में देख सकते हैं। सारांश अब यहाँ पे देखेंगे, ऊपर नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल है, और लेफ्ट साइड में कैटेगरी, रैंक ऑर्डर, इक्वल स्पेसिंग और ट्रू ज़ीरो है। यानी कि जब हम लोग चर मापते हैं तो सब में नंबर आप देते हैं, लेकिन आपको याद है कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि नॉमिनल स्केल में जो नंबरिंग हम लोग करते हैं, जैसे मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 0, या फीमेल के लिए 0 और मेल के लिए 1, तो वो क्या होता है, हम लोग फोर्स लिखते हैं, बस डिनोट करने के लिए लिखते हैं, तो वहाँ जो नंबर्स होता है वह ओरिजिनल नहीं होता है। तो कैटेगरी क्या है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, ठीक है। रैंकिंग किस में की जा सकती है, नॉमिनल में नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों क्या है, बिल्कुल अलग है। ऑर्डिनल में किया जा सकता है गुणों के आधार पे, इंटरवल में भी रैंकिंग हो सकती है। अब उस रैंकिंग के अंदर में हम लोग फिर क्या होता है, उस चर को अंकों में मापने का प्रयास करते हैं। उसी तरह रेशियो में भी यही हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑर्डिनल में क्या होगा, नॉमिनल और नॉमिनल का गुण व्याप्त होगा, ठीक है। इंटरवल में क्या होगा, नॉमिनल और ऑर्डिनल का गुण पाया जाएगा, और रेशियो में क्या होगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल का गुण पाया जाएगा। इक्वल स्पेसिंग, अब क्योंकि नॉमिनल में नंबर का कोई मतलब ही नहीं है तो इक्वल स्पेसिंग हो नहीं सकती है। ऑर्डिनल में हम लोगों ने पाया कि जो हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख रहे हैं कि 1 के बाद 2 और 3, इसमें 1 का अंतर है, वो रियल नहीं है। नंबर 1 पे जिसको हम लोगों ने रैंक दिया होगा उसका परफॉर्मेंस जो मेजरिंग होगी वो अलग होगी, सेकंड वाले की अलग होने की संभावना है, थर्ड वाले की अलग संभावना है। तो इक्वल स्पेसिंग ऑर्डिनल में भी नहीं होगी। इंटरवल में इक्वल स्पेसिंग होगी, उसी प्रकार रेशियो में भी होगी। अब ट्रू ज़ीरो होगा, नॉमिनल में बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि न्यूमेरिकल है ही नहीं। ऑर्डिनल में भी क्या है, रियल न्यूमेरिकल है ही नहीं। इंटरवल में भी क्या है, इसमें क्या है, 2 पूर्णांकों के बीच में बहुत सारे डेसिमल्स हो सकते हैं, इसलिए 2 ज़ीरो की यहाँ पे संभावना है ही नहीं। रेशियो में क्या है, 2 ज़ीरो है। उसी तरह हम लोग डिफरेंस इसमें जानकारी ले सकते हैं। द सीक्वेंस ऑफ द वेरिएबल इज एस्टेब्लिश्ड, सीक्वेंस हम लोग कर सकते हैं, नॉमिनल में नहीं कर सकते हैं क्योंकि गुण क्वालिटेटिव नेचर पे बनाया गया है। क्या है, धर्म में हम लोग कभी सीक्वेंस कर सकते हैं, हिंदू को 1 2 3 ऐसे करके, या पहले मुस्लिम को सजा दे फिर हिंदू को सजा दे फिर सिख को सजा दे, ऐसा नहीं कर सकते। तो नॉमिनल में वेरिएबल को सीक्वेंस में हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऑर्डिनल में कर सकते हैं, इंटरवल में कर सकते हैं, रेशियो में कर सकते हैं, ठीक है। मोड सभी में निकाला जा सकता है, मीडियन,
जो है वह नॉमिनल में नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि वह रियल नंबर्स डिनोट नहीं करता है। ऑर्डिनल में मीडियन निकाला जा सकता है, इंटरवल में निकाला जा सकता है, रेशियो में निकाला जा सकता है। मीन क्या है कि केवल इंटरवल और रेशियो स्केल में किए जा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स कैन बी कैलकुलेटेड, बिल्कुल किया सकते हैं। दो चरों के बीच की दूरी समान होती है, ठीक है, इसीलिए क्या है, इंटरवल और रेशियो स्केल में जो वेरिएबल का डिफरेंस निकाला जा सकता है। एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स में है, इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है। अगर किसी स्केल पे 5 स्कोरिंग आई है और किसी का 4 है, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो जो होता है केवल रेशियो स्केल में होता है। अब आते हैं प्रश्न पे। पूरे पाठ पे जो प्रश्न बनाए गए हैं उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, पढ़िए। कक्षा 9 के एक विद्यार्थी से पूछने पर यह मालूम हुआ कि उसका कक्षा क्रमांक 13 है, तो उसके द्वारा बताया गया कक्षा क्रमांक किस मापनीय स्तर का उदाहरण है? ऑप्शन ए नामित मापनीय स्तर, ऑप्शन बी क्रमिक मापनीय स्तर, ऑप्शन सी अंतराल मापनीय स्तर, ऑप्शन डी प्रश्न के स्वरूप से सही उत्तर का चयन संभव नहीं है। आप अपना आंसर सोच चुके होंगे जैसा मुझे लगता है। चलिए आते हैं आंसर पे। उत्तर डी होगा। क्यों? क्योंकि कक्षा क्रमांक 13 से सही यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है। यह ऐसे ही नामांकन के समयानुसार है या कक्षा में प्रदर्शन के आधार पे है, इसीलिए यह क्लियर नहीं है कि जो 13 क्रमांक उसको मिला है वह एडमिशन के वक्त उसकी पहचान है, या फिर वो क्रमांक 13 इसलिए उसकी पहचान बनी है ताकि उसने सभी बच्चों के प्राप्तांक में 13वां स्थान पाया है। अब आते हैं प्रश्न 2 पे। अगर किसी व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए हैं तो उसकी पहचान मापनी के स्तर पर सबसे सही हो सकती है। यहाँ ध्यान रखें कि उस व्यक्ति के पैसे की संभावना काउंट की जा रही है, ठीक है। तो पैसा बहुत सारे व्यक्तियों के पास हो सकता है, उसके आधार पर हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए हैं तो उसकी पहचान मापनी के किस स्तर पर सबसे सही हो सकती है? नामित मापनीय स्तर, क्रमिक मापनीय स्तर, अंतराल मापनीय स्तर और अनुपात मापनीय स्तर। उत्तर डी होगा, क्योंकि उस समूह में किसी के पास एक भी पैसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि किसी के पॉकेट में यह संभावना जो जीरो बनेगी वह क्या बनेगी? बिल्कुल रियल बनेगी। यह वास्तव में सही बात है कि किसी व्यक्ति के पास एक भी रुपये नहीं हो सकते हैं। और जो ये प्रश्न में जो बंदा है 2 लाख रुपए जो लिया हुआ है वह किसी से दोगुना होगा, यानी कि 1 लाख से दोगुना होगा, और यह किसी का आधा भी हो सकता है, यानी किसी के पास 4 लाख होगा तो इसका 2 लाख है। और यह सारा कंपेरिजन किसके कारण है? क्योंकि पैसों की संभावना जीरो रियल है। प्रश्न 3। क्रिकेट के मैदान में खेल रहे एक टीम के किसी खिलाड़ी के जर्सी पर 34 लिखा है, इसे किस मापनीय स्तर से व्याख्यात किया जा सकता है? फिर से प्रश्न बोल देता हूँ। क्रिकेट के मैदान में खेल रहे एक टीम के किसी खिलाड़ी के जर्सी पर 34 लिखा है, उसे किस मापनीय स्तर से व्याख्यात किया जा सकता है? नामित मापनीय स्तर, क्रमिक मापनीय स्तर, अंतराल मापनीय स्तर, अनुपातिक मापनीय स्तर। आंसर आपने सोच लिया होगा। चलिए आंसर देखते हैं। उत्तर ए, क्योंकि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, इसलिए 34 नंबर बस ऐसे ही है और वह उस खिलाड़ी की पहचान है, इसलिए क्या होगा? वह नामित स्तर का मापन का उदाहरण है। प्रश्न 4। अगर 40 बच्चों की कक्षा 2 में 3, 4 और 5 अंकों के जोड़ पर आधारित जांच परीक्षा ली गई, अगर 13 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 0 रहा तो उस स्थिति में मापनी के किस स्तर से व्याख्यात कर सकते हैं? फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ। अगर 40 बच्चों की कक्षा 2 में 3, 4 और 5 अंकों के जोड़ पर आधारित जांच परीक्षा ली गई, अगर 13 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 0 रहा
तो इस स्थिति को मापने के इस स्तर से व्याख्यात कर सकते हैं: अनुपातिक मापनीय स्तर, नामित मापनीय स्तर, अंतराल मापनीय स्तर और क्रमिक मापनीय स्तर। उत्तर आप लोगों ने सोच लिया? ठीक है, उत्तर देखते हैं हम लोग। उत्तर सी, क्योंकि 3, 4 और 5 अंकों के जोड़ में 0 अंक आना, ये माफ़ कीजिएगा, यह एन टाइप हो गया है। क्योंकि 3, 4 और 5 अंकों के जोड़ में 0 आना यह साबित नहीं करता है कि उन विद्यार्थियों को 1 और 2 अंकों के जोड़ भी नहीं आते हैं। यानी जोड़ का अपना एक नियम होता है, कॉन्सेप्ट होता है, तो वह केवल 3 और 4 और 5 अंकों के जोड़ को नहीं कर पाया, और यह कतई नहीं बता सकता है कि वो 1 और 2 अंकों के जोड़ को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसीलिए यह उदाहरण जो है अंतराल मापनीय स्तर का है। प्रश्न 5, किसी प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम केवल उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में घोषित होता है। किसी प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम केवल उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में घोषित होता है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी मापनी के किस स्तर पर चिन्हित हो सकते हैं? नामित मापनीय स्तर, क्रमिक मापनीय स्तर, अनुपातिक मापनीय स्तर और अंतराल मापनीय स्तर। उत्तर आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया? ठीक है, फिर उत्तर देखते हैं हम लोग। ए, क्योंकि उपरोक्त स्थिति में किसी मानक के आधार पर सभी प्रतियोगियों को मानक पर आधारित 2 समूहों में वर्गीकृत कर दिया गया है, यानी कि एक पास है और एक फेल है। ठीक है, तो इसलिए उनकी पहचान पास और फेल के रूप में है। उनका कोई ऑर्डर नहीं बनेगा। ठीक है, उसमें कोई फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास नहीं बन रहा है। उसमें हम लोग अलग अलग परसेंटेज नहीं बता पा रहे हैं। उसमें बस एक ही नियम है, क्या है? ये खास नियम के आधार पर उनको पास या फेल की पहचान दी गई है, इसलिए नामित मापनीय स्तर का उदाहरण है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को यह टॉपिक का एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई कमी रह गया हो तो उसे बताइएगा, कोई सुझाव हो वो भी बताइएगा। आगे किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं वो भी आप बताइएगा। आप देख रहे थे घुमंतू प्रोफेसर, जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।